इलेक्ट्रिक मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 15। आज इसमें हम कराएंगे आपको किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल। प्रदीप फंडामेंटल बुक क्लास 12th के किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन कराएंगे टाइप ए। पहला क्वेश्चन पूछा है जो वो है क्वेश्चन नंबर 7। इन द सर्किट साउंड फिगर द गैलोमीटर जी शोज जीरो डिफ्लेक्शन। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है कि जो गैलोमीटर है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। दैट मीन्स गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, दैट मीन्स कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। इफ द बैटरीज ए एंड बी हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, जो बैटरी है इनके कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर। ये वाला ये क्वेश्चन जो है हमने जब ईएमएफ ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, दैट मीन्स लेक्चर नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 83 कराया था, वो यही क्वेश्चन था सेम टू सेम, बट वहां पे हमने इसे विदाउट किरचॉफ लॉ किया है। आज हम इसको किरचॉफ लॉ से कराते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 7 है किरचॉफ लॉ टाइप ए में। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ से कैसे करेंगे? तो सबसे पहली तो हमें डिमांड पूरी करनी है कि इस गैलोमीटर में कोई करंट नहीं है। जानते हो इस गैलोमीटर में कोई करंट नहीं, तो जिस ब्रांच में गैलोमीटर लग रहा है ना, उस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर इसने करंट निकाली होती आई, तो इस ब्रांच में आई करंट फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स गैलोमीटर कितनी करंट रीड करेगा? आई। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा है कि गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, दैट मीन्स गैलोमीटर में कोई करंट नहीं है, दैट मीन्स ये सेल करंट ड्रॉ नहीं कर सकता। अगर इसने करंट ड्रॉ करी तो इस ब्रांच में करंट आएगी, जिसको कौन रीड कर लेगा? गैलोमीटर। और क्वेश्चन की डिमांड है कि गैलोमीटर में कितना करंट है? जीरो है, दैट मीन्स इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। अब यहां से देखते हैं, तो यहां से इसने करंट निकाली आई, तो ये आई। अगर ये आई यहां आके अगर हमने दो पार्ट में डिवाइड करी, मान लो इधर चली गई आपकी I1, तो इधर कितनी गई? I माइनस I1। तो जब इसमें करंट जा रही है, इस ब्रांच में करंट आ गई, तो इस गैलोमीटर में करंट अब जीरो नहीं रही, कितनी रही? I माइनस I1। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड है कि गैलोमीटर में कोई करंट ना हो, तो ये वाली जो करंट है वो यहाँ डिवाइड नहीं होगी, दैट मीन्स उसमें करंट जीरो है, इसीलिए इस करंट को हम यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे। ये करंट आपकी ऐसे चलेगी, ये आई। और ये जितनी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, नेगेटिव टर्मिनल में हमेशा उतनी ही करंट एंटर करनी चाहिए। तो ये हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा। इसमें हमने करंट क्यों नहीं फ्लो कराई, समझ में आ गया? ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैल्यू आर बताओ। तो यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू अननोन हो गई, दो। एक आर की वैल्यू भी नहीं मालूम हमें और एक आई की वैल्यू भी नहीं मालूम। तो सबसे पहले हमें आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो किरचॉफ लॉ का यूज करिए, सेकेंड लॉ का, केवीएल लॉ, और करंट निकाल लीजिए। तो देखो कौन से क्लोज लूप में यूज करते हैं। यहाँ पर लूप डालना चाहो डाल दो, ए बी सी डी ई और ये एफ। तो हम पहले कौन सा लूप लेते हैं? देखो ये वाला लूप लेंगे तो इसमें आई और आर दोनों अननोन आएंगे, तो हम ऐसे लूप ले लेते हैं, बड़ा वाला, ये वाला। तो क्लोज लूप ए बी सी डी ई एफ ए, और करंट निकालने का पॉइंट आता है ना, जिस पॉइंट चलते हैं वापस आके उसी पॉइंट पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ को किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल। अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस लूप में ए से, कहीं से भी कर दो, इनमें से किसी भी पॉइंट से चलना स्टार्ट कर सकते हो आप। मैंने ए से स्टार्ट किया है, करंट ऐसे चलेंगे हम। देखो जैसे चले, ए से बी जाएंगे, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर ए, वापस। दैट मीन्स ऐसे करंट चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, हमारा पाथ चलने का ये है। तो हम ऐसे चल रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, और जब करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस आता है, आई इंटू 500, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ऐसे ऐसे चल रही है। गैलोमीटर तो कोई करंट है ही नहीं है, तो ये चलेगा ऐसे। अब यहां पे प्लस से माइनस, इसमें करंट की डायरेक्शन से नहीं चेक करते सेल में, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल चलते हैं तो माइनस आता है। 2 वोल्ट लिख रहा है तो 2 वोल्ट आ जाएगा, यहां आ गए। अब नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल चल रहे हैं, यहां करंट की डायरेक्शन से चेक नहीं करते सेल में कभी भी, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल चल रहे हैं तो प्लस आता है, तो प्लस कितने लिख रहा है? 12 वोल्ट। इस वाले पॉइंट पर स्टॉप करना चाहते हैं, तो जिस पॉइंट पर स्टॉप करें इक्वल टू लगा के
स्टॉप वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिख देते हैं। ऐसा हमने किरचॉफ लॉ में अप्लाई करना सिखाया है आपको। तो VA से VA कैंसिल हो गया। अब इसे सॉल्व करके हम I निकाल सकते हैं। तो ये देखो, इसको इधर ले आएंगे तो ये वाला तो 0 हो गया, यहाँ पे कट गया। तो इसको इधर लाएंगे तो 500 कैसा हो जाएगा आपका प्लस का, और ये 12 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे प्लस के 10, और इधर हो गया 500I। तो हम यहां सॉल्व कर रहे हैं तो I = आ गया 1/50 एम्पियर। देखो आप 0 से 0 कैंसिल कर दो यहां से, तो I = 1/50 एम्पियर निकल आया। तो करंट निकाल लिया। अब देखो, अब दूसरा हमें R निकालना था, तो अब इस वाले पाथ को ले लो, आप इसको ले लो, इस वाले पाथ को भी ले सकते हो, ऐसे ले लो, इसको ले लो, दोनों में से किसी भी पाथ को ले लो। कोई देखो दोनों पाथ में दिखाता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो पहले मैं एक करता हूं। पहले मैं देखो, ये वाला इजी पाथ है आपका, इसे जल्दी निकलेगा, तो मैं इसी से कर देता हूं। फॉर क्लोज पाथ, कौन सा वाला, BCDEB, इस वाले पाथ में फिर किरचॉफ सेकंड लॉ लगा रहे हैं हम, वोल्टेज लॉ। तो B से स्टार्ट कर लेते हैं, तो BB। इधर जा रहे हैं तो कोई करंट है नहीं है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो माइनस आता है 2 वोल्ट। फिर यहाँ करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं हम चल रहे हैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस आता है। करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो I × R। और B पॉइंट पर स्टॉप कर रहे हैं, तो स्टॉप वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं = लगा के, ये से तो ये कट गया, इस 2 को इधर ले जाओ, तो I × R = 2। तो I की वैल्यू 1/50 × R और = 2, इसका से मल्टीप्लाई कर लो। देखो R की वैल्यू आ गई 100 ओम। बच्चे सोचते हैं सर अगर इस लूप में चलते तो क्या R की वैल्यू फ्री भी सेम आती, तो 100% इसमें चल लो। ये तो यही आंसर तो यही हो गया, देखो आंसर आ गया ये रहा। लेकिन आपको इस लूप में नहीं चलना हो तो इसमें चल सकते हो आप। थोड़ा सा इसका पाथ बड़ा है, हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ जो छोटा सा छोटा हो, फटाफट सॉल्व हो जाए, उस वाले पाथ को लेना चाहिए। फॉर क्लोज पाथ कौन सा ले रहे हो, A B E F और A। आप इस वाले पाथ में चल के इस वाले पाथ में एक ही करना, दोनों में से कोई, ठीक है। जैसे इसमें चल A से स्टार्ट कर ले तो भी A। करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं इसीलिए माइनस आएगा, I × रेजिस्टेंस, I × 500 ऐसे। अब करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस आएगा, I × R, करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहां आ गए, इसमें सेल में करंट की डायरेक्शन से मतलब नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं तो पॉजिटिव 12 वोल्ट। स्टॉप कर रहे हैं तो = लगा के स्टॉपिंग पॉइंट का पोटेंशियल IR उधर ले गए, और इसको इधर लेने दो, इसको इधर ले आओ आप, और I की वैल्यू पुट कर दो 1/50 × 500 और प्लस 12 = इसको इधर ले आए IR। देखो यहां से 50 कितनी बार कट गया, 10 बार, तो माइनस के 10 हो गया, और ये प्लस के 2 बचे, तो प्लस के 2, 12 में से माइनस के 10 गए तो प्लस के 2। ये I और R की वैल्यू कितनी पुट कर दो, इस I की वैल्यू पुट कर दो 1/50 एम्पियर × R। तो देखो यहां से सॉल्व कर रहे हो तो R की वैल्यू इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 ओम, तो सेम ही तो वैल्यू आ रही है 100 और 100। तो कोई सा भी एक पाथ ले लेना। देखो इसमें कैलकुलेशन कितनी बड़ी है, इसमें छोटी सी कैलकुलेशन थी, तो आप जो छोटा कैलकुलेशन हो उसका पाथ का यूज करिए। तो ये क्वेश्चन मैंने किया अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। समझ में आया आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7, एक ही करना है, इन दोनों में से मैं ये करूंगा। आपको नीचे वाला करना है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 लिखा, फाइंड द करंट I1 I2 I3 थ्रू द 3 रेजिस्टर्स ऑफ द सर्किट एज शॉन फिगर, है ना। तो देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये 3 ही रजिस्टर हैं और तीनों में करंट शो कर रहा है, I1 I2 I3। भाई रेजिस्टेंस में तो करंट फ्लो करती है, वहीं किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होनी चाहिए। तो आप 3 बार इसमें किरचॉफ लॉ लगा दो, 3 करंट अननोन, तो 3 बार किरचॉफ लॉ लगा के 3 इक्वेशन बना के सॉल्व कर दो। तो देखो यहाँ एक पाथ ही हो गया, एक क्लोज पाथ ही हो गया, एक क्लोज पाथ ही हो गया। जो 3 क्लोज पाथ है, तीनों क्लोज पाथों में आप किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दो। जैसे मैं पहले करता हूं क्लोज पाथ ABGHA में, ए वाले में, अकॉर्डिंग टू KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सेकंड लॉ होता है ये, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लगा दो। तो A से स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे घूम रहे हैं, एरो बनाना चाहो तो घुमा दो,
वैसे तो बनाई लिख दिया मैंने ए बी जी एच है ना। अगर मेरे को ऐसे घूमना होता तो ए एच जी एच बी ए ऐसे लिखता। ठीक है, तो ए से स्टार्ट करते हैं, बी ए प्लस टू माइनस, करंट की डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं होती सेल में, प्लस से माइनस चल रहे हैं तो माइनस आता है, तो माइनस का कितना वोल्ट लिख रहा है 2 वोल्ट। यहां करंट की डायरेक्शन है तो दे रखी है, करंट की डायरेक्शन चल रहे हैं तो करंट इनटू रेजिस्टेंस माइनस आता है, करंट की डायरेक्शन में चलने पर माइनस साइन, तो ऐसे I1 इंटू 5। यहां आ गए नेगेटिव से पॉजिटिव चलते हैं तो प्लस आता है, तो प्लस 2 वोल्ट लिख रहा है, 2 लिख दिया। यहां आके यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं तो इज इक्वल टू लगा के स्टॉप वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया। अगर आपको किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना नहीं आता है तो पहले किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना सीखिए, पीछे लेक्चर नंबर कितना है 6 या 7 में सिखाया था किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना। तो क्लोज पाथ ए बी जी एच ए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, ये लगा दिया, वी ए से वी ए कैंसिल हो गया। तो देखो आप सॉल्व कर लो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का है, तो 5I1 माइनस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स I1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इस वाले रेजिस्टेंस में तो कोई करंट है नहीं, 0 आ रही है, देख रही है। ऐसे ही आप किरचॉफ्स लॉ अगेन इस वाले लूप में लगा लो, क्लोज्ड लूप बी सी एफ जी बी, इसमें और इसमें भी ऐसे ही घूम जाओ आप, बी से स्टार्ट कर लो तो बी पॉइंट का पोटेंशियल लिख लो, ऐसे चल रहे हो, प्लस से माइनस चलते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस आता है, प्लस से माइनस चलेंगे तो माइनस आएगा, प्लस से चलना स्टार्ट कर रहे हैं माइनस की तरफ, याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, प्लस से माइनस तो उल्टा लिखते हैं हम, प्लस से स्टार्ट कर रहे हैं तो माइनस आएगा, माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लस आएगा, तो प्लस से स्टार्ट कर रहे हैं तो माइनस आ रहा है 2 वोल्ट। करंट की डायरेक्शन में चलने पर माइनस आता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो I2 इंटू 5, यहां आ गए नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल के आ रहे थे ऐसे, अब नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, तो नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए प्लस आ रहा है 2 वोल्ट। ये आ गए करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आता है प्लस, करंट इनटू रेजिस्टेंस I1 इंटू 5, और बी पॉइंट पर स्टॉप कर रहे हैं, इज इक्वल टू लगा के बी पॉइंट का पोटेंशियल, बी से तो बी भी कैंसिल हो गया, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस के 5I2 प्लस के I1 की वैल्यू 0 है इंटू 5 बराबर 0, तो माइनस के 5I2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहां से भी I2 की वैल्यू 0 आ रही है, दैट मीन्स इस वाले रजिस्टर में भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। ठीक है, अब I3 की वैल्यू पूछ रहा है तो इस वाले किरचॉफ, इसमें भी किरचॉफ लॉ लगा दो, क्लोज लूप सी डी ई एफ और सी, इसमें लगा दो, इसमें भी ऐसे ही घूम जाओ, ऐसे भी घूम सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वी सी ऐसे चल रहे हैं तो प्लस से स्टार्ट कर रहे हैं माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस आएगा, प्लस से माइनस माइनस 2 वोल्ट, करंट की डायरेक्शन में माइनस, करंट इंटू रेजिस्टेंस I3 इंटू 5, यहां आ गए नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव चलते हैं तो प्लस आएगा, नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लस 2 वोल्ट, फिर यहां आ गए करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस आता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस I2 इंटू 5, और स्टॉप कर रहे हैं सी पॉइंट पर तो इज इक्वल टू लगा के सी पॉइंट का पोटेंशियल, ये कट गया, देखो ये माइनस के 2 से प्लस के 2 कैंसिल हो गए, I3 की वैल्यू पूछ रहा है तो ये 5I3 हो गया, और I2 की वैल्यू कितनी आई है 0, तो ये 0 हो गया इज इक्वल टू 0, तो यहां से भी I3 कितना आया आपका 0। तो ऑल 3 रजिस्टर में I1 I2 I3 तीनों की वैल्यू कितनी आई 0 0 0, तो किसी भी रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। ये क्वेश्चन नंबर 9 इजी है काफी, ठीक है, बस किरचॉफ लॉ लगाना है, तीनों यहाँ पे हमें पहले से ही तीनों रेजिस्टेंस में करंट गिवन है, I1 I2 I3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 12 है और एक 13। ये क्यूब वाले क्वेश्चन हैं, इसके लिए अलग से लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, इस लेक्चर में नहीं, इसका एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, क्यूब वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसीलिए अभी उनको छोड़ रहे हैं इस लेक्चर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा, तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्या कह रहे हैं हमसे, यूजिंग द किरचॉफ्स रूल्स
राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट I1, I2 एंड I3 इन द सर्किट डायग्राम। ये ठीक है। तो इस सर्किट डायग्राम में देखो यहाँ ये करंट इसमें गिवन है पहले हमें। तो देखो यहाँ एक जंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, जहां ये तीनों करंट देखो, ये I1 ऐसे तो गई होगी, ऐसे I1, ये I2 जा ही रही है आपकी, ये I3 ऐसे आ रही है। तो इस जगह पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगाओ, करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इस वाले पॉइंट को हम जैसे नाम दे रखे हैं, कैसे में वैल्यू नाम गिवन थे पहले से ही, शायद नहीं गिवन है, नेम डाल लेते हैं हम। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एफ है और ये जी डाल देता हूँ। ई एफ नहीं डाला, ठीक है ना, ई नहीं डाला क्योंकि ई एम एफ का सिंबल होता है इसीलिए नहीं डाला। चलो जो भी डालना पॉइंट डाल दो। इस जगह पर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट को किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल। एक किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता है, इसमें एट जंक्शन ए पर, एट जंक्शन ए पर क्या पॉइंट होता है, जंक्शन पर जो करंट जंक्शन के पास आ रही हैं उनका सम। तो कौन सी पास आ रही है, केवल I3 इज इक्वल टू जो जंक्शन से दूर जा रही है, तो इस जंक्शन ए से ये भी दूर जा रही है, ये भी जा रही है, तो इन दोनों का सम I1 प्लस I2 है ना, क्लियर है। तो देखो ये I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, समझ में आ गया आपको, आया। देखो जंक्शन के पास आने वाले करंट तो I3 है, और दूर जाने वाली ये दोनों दूर जा रही हैं, तो इन दोनों का सम कर लो, एक चस्पा लगा दिया। या फिर ऐसे नहीं लगाते हो तो जो आपके पास आती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, जो दूर जाती हैं वो नेगेटिव होती हैं। जैसे ये वाली पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तीनों का एलजेब्रिक सम 0, तो I3 माइनस I1 माइनस I2 बराबर 0। तो आप यहां से भी I1 I2 को धर ले जाओगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये रिलेशन हमारा बन गया। अब हमारे यहाँ पे I3 की वैल्यू हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2। इससे क्या एडवांटेज है, इसका एडवांटेज है कि अब इसमें अननोन करंट कम हो गई, दो ही अननोन करंट हो गई, एक I1 और एक I2। देखो अब यहां से ये I1 चल रही है तो ये I1 यहां तक, यहां से I2 चल रही है तो ये I2, और यहां आके ये देखो ये I2 हो गई, I1 और I2 मीट करके इस जगह पर I1 और I2 मीट ऐड करके नहीं क्या बनेगी, I3, तो ये I3 बन गई। ये I3 देखो ऐसे, I3 की वैल्यू जो है यहां देख रहे हो तो I1 प्लस I2 तो है, देखो दोनों को ऐड करेंगे तो I1 प्लस I2। तो ये देखो ये रूल बनाया मैंने, देखो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अब सब जगह पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे करंट पहले से गिवन थी, उसी के हिसाब से कर दिया मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले करंट के डिस्ट्रीब्यूशन पर कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। अब आप दो बार किरचॉफ लगा दो, क्योंकि दो करंट अननोन है, एक I1 और एक I2। सर I3 भी तो अननोन है, अरे I1 I2 निकाल लोगे तो I3 अपने आप ही निकल आएगा। तो एक बार हम किरचॉफ लॉ लगा देते हैं, सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा है ना करंट निकालने के लिए। तो एक क्लोज्ड पाथ कौन सा ले रहे हैं, बी सी, कोई सा भी ले लो, बी सी डी ए बी, मैंने ये वाला लिया, कोई सा भी क्लोज पाथ ले लो यार। इसमें आपके एक क्लोज पाथ ये ले सकते हो, एक ये वाला ले सकते हो, नीचे वाला 2, या फिर बड़ा वाला ले सकते हो 3, कोई सा भी ले लो, मैंने ये ले लिया, ठीक है। और इसमें अकॉर्डिंग टू KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये सेकंड लॉ होता है, ये फर्स्ट लॉ लगाया था यहाँ पे, ठीक है। तो बी से स्टार्ट कर लेते हैं, तो बी है ना, ऐसे चल रहा है, प्लस से माइनस, करंट की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता सेल में, तो प्लस से माइनस चलते तो माइनस आता है, कितना 2। अब यहाँ पे जब चल रहे हैं तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, रेजिस्टेंस है ये, और रेजिस्टेंस में हम चल ऐसे रहे हैं तो करंट भी ऐसे फ्लो कर रही है, तो डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो I1 इंटू 4 यहां आ गए। चल ऐसे रहे और करंट ऐसे चल रही है तो अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं, तो प्लस, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो I2 इंटू 3। सेल में करंट की डायरेक्शन से मतलब नहीं है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से स्टार्ट किया इसलिए प्लस आएगा। कितने वोल्ट है, 1 वोल्ट। फिर कुछ नहीं है, सीधे को बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा बी पॉइंट पे जाके स्टॉप कर दिया, तो बी इज इक्वल टू लगा के बी पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया, तो बी से बी कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा अब इक्वेशन यहां से बन जाएगी, देखो ये माइनस के 2, ये प्लस का 1, तो -1 बचेगा। इसको पहले लिख लेता हूं, 3I2 तो प्लस का है, देखो 3I2 प्लस का, माइनस के 4I1,
और ये बचा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन हो गई। अब दूसरा पाथ आप कोई सा भी ले लो, जैसे ये वाला ले लेता हूं, नीचे वाला ये वाला एस। तो दूसरा हमने क्लोज पाथ, क्योंकि 2 करंट अननोन है तो 2 बार किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा। 3 करंट अननोन हो 3 बार किरचॉफ लॉ करंट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 3 से ज्यादा करंट अननोन होगी तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी भाई। ठीक है, तो क्लोज पाथ क्या करें, ए डी एफ और जी और ए, इसमें अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसमें आप इसे अप्लाई कर दो। तो अप्लाई करें भाई इसमें किरचॉफ लॉ। तो इसमें हमने ऐसे घूमे तो ऐसे तो बना देंगे, इसमें ऐसे घूम रहे हैं तो ऐसे बना दो। तो फिर वी ए किससे स्टार्ट कर लेते हैं, अब ए से। ऐसे चल रहे हैं तो सेल में प्लस से माइनस चल रहे हैं तो माइनस आता है, 1 वोल्ट आ गया। करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस आता है। करंट इंटू रेजिस्टेंस तो I2 इंटू 3 यहां आ गए। करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट भी ऐसे फ्लो कर रही है, चल भी रहे हैं ऐसे तो माइनस आएगा। करंट इंटू रेजिस्टेंस तो करंट I3, लेकिन I3 नहीं लिखना, क्या लिखना, I1 प्लस I2। I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2, है ना, ये ध्यान रखना। ये मैंने कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे, नहीं 3 इक्वेशन बनानी पड़ जाएंगे आपको। अगर I3 रखोगे तो फिर 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगे, क्योंकि फिर 3 करंट इक्वेशन अननोन होंगे, एक I1 एक I2 फिर एक I3। मैंने इसको कन्वर्ट करके दो इक्वेशन बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चलते हैं तो प्लस आता है। कितने वोल्ट का है, 4 वोल्ट का बैटरी है भाई, 4 वोल्ट लिख दिया। ठीक है, 4 वोल्ट की तो है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए प्लस आएगा 4, और फिर ए पॉइंट पे स्टॉप कर दिया तो इज इक्वल टू वी ए। तो वी ए से तो वी ए कटेगा, ये माइनस के 1 हो गया, माइनस के 3I2 हो गया, माइनस के देखो अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2I1, माइनस 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 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 2I2 प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये -1 है और ये प्लस के 4 है, तो ये वाला प्लस के 3 रह गया। ठीक है, और ये 2I2 ये 2I2 माइनस माइनस प्लस 5I2, और उधर ले गए तो प्लस के 5I2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का आएगा 5I2, उधर ले जाएंगे तो प्लस के 5I2। इसको इधर ले आया 0 के साइड में तो प्लस के 5I2 हो गया। 2I1 को भी इधर ले आया तो प्लस के 2I1 हो गया इज इक्वल टू 3। ये 3 इधर ही रहने दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है। तो देखो दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 10I2 हो गया प्लस ये 4I1 हो गया, ये 6 इक्वेशन नंबर 3 बन गई। और 3 और फर्स्ट को आप सॉल्व कर लो, तो फ्रॉम थर्ड लिख लेते हैं या फर्स्ट लिख लेते हैं, 3I2 माइनस के 4I1 इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तभी तो 2 का मल्टीप्लाई किया था, जैसे सॉल्व हो जाए। तो देखो ये कैंसिल हो गया सीधा सीधा, ये हो गया 13I2 और ये हो गया 7। तो I2 की वैल्यू तो आ गई भाई हमारी 7/13 एम्पियर। आया यहां तक। अगर इसमें हम क्या करें, अब I2 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दें तो हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी एक इक्वेशन में रख दो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं, यहां रख देता हूं, देखो यहां फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, तो 3I2 की वैल्यू रख देता हूं, यहां रख रहा हूं। ठीक है, 3 इंटू 7/13 माइनस 4I1 इज इक्वल टू 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये 4I1 प्लस का हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो देखो ये तो 21/13 हो गया, और 1 इधर आएगा तो माइनस का, और ये 4I1 ऐसे। ठीक है, तो अब मैं इसको वही कैलकुलेशन को मिटाल देता हूँ, इक्वेशन मत मिटा लो, चलो मिटाल दो, अब इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, 4I1 ये मिटाल दिया मैंने। ठीक है भाई, ये भी हटा देता हूँ, ये लो। ठीक है, इसे सॉल्व करना है बस, केवल 13 एलसीएम आ गया, देखो 21 माइनस के 13 इज इक्वल टू 4I1। अब इसे सॉल्व कर लो। अब इसे सॉल्व करें तो देखो आपका 21 में से 30 घटा दो, 8 बचेंगे। 21 में से अगर हम 13 घटाते हैं तो 20 में से 13 जाते हैं 7, तो 21 में से 13 जाएंगे तो 8,
8/13 इज इक्वल टू 4i1। 2 4 से काट दो, ये 2 बार, 4 से कट गया 2 बार, तो i1 बराबर आ गया 2/13 एम्पियर। तो i1 की वैल्यू निकले आई और i2 की वैल्यू निकले आई। तो i3 की वैल्यू निकालना आसान है, यहाँ रख दो इस वाली इक्वेशन में। तो ना यहाँ कर देते हैं, इसके बाद ना i3 कितना है i1 प्लस i2। i1 की वैल्यू निकली है 2/13 प्लस i2 के लिए निकले है 7/13। ठीक है, ये 13 है, ठीक है, साथ में होना। तो ये 9/13 एम्पियर ऐड करके 13 एलसीएम ले लो, 2 और 7 9/13। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपका 16। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है आपने मेरे से, वो मैंने पीछे जो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना सिखाया था, उसके सेकंड लेक्चर में किरचॉफ्स लॉ के 2 लेक्चर है वहां पर। एक में सिखाया है कि किस तरह से अप्लाई करते हैं, और दूसरे में मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं। ठीक है, तो वहां से आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 मैंने वहां पर कराया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इन द सर्किट साउंड फिगर, वैसे ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं आपको पीछे, फिर भी एक बार करा देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। R1 4 ओम एंड R2 R3 15 ओम है और R4 30 ओम है। E 10 वोल्ट है, ये जो E 10 वोल्ट है, और ये डायग्राम गिवन है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे निकालते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये तीनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में है? तो साफ दिख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है ना, क्योंकि यहाँ पे आके करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक चीज देखिए आपने इसमें, इसको चाहो तो आप रीड्रॉ कर सकते हो। ये देखो, ये वाला जो वायर है जी 0 रेजिस्टेंस का वायर है। तो ये वाला पॉइंट, जैसे यहाँ पे मैं पॉइंट डालू A, यहाँ पे B डाल देता हूँ, यहाँ C डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं D डाल देता हूँ। तो A और C ट्रीट एज अ सिंगल पॉइंट। ये 0 रेजिस्टेंस का वायर है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो A और C ट्रीट एज अ सिंगल पॉइंट। ऐसे यहाँ पे B और D 0 रेजिस्टेंस का वायर है, तो B और D आल्सो ट्रीट एज अ सिंगल पॉइंट। तो आप चाहो तो इसे एक नया डायग्राम बना सकते हो ऐसे, उससे इजी दिखाई देने लगेगा आपको, ये है ना। ये इस तरीके से कि ये पॉइंट A है और यही पॉइंट C है। A और C पॉइंट सेम है ना, यही A पॉइंट है और यही C पॉइंट है। ऐसे ही यही B पॉइंट है, ये वाला पॉइंट B है और यही D है। तो ये जो रेजिस्टेंस है R2, इसका एक एंड A से, दूसरा एंड B से। तो एक एंड R2 का एक एंड A से और दूसरा एंड B से, ये R2 रेजिस्टेंस हो गया, जिसमें कितनी करंट बता रहा है, वो I2 दिखा रहा है। R3 का एक एंड C से और दूसरा एंड D से, तो C और D से, तो देखो आप ऐसे इसे यहीं से ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे। ये आपका कौन सा हो गया, R3। इसमें वो करंट दिखा रहा है I3। R4 का एक एंड C से, R4 का एक एंड देखो C से कनेक्टेड है, R4 का दूसरा एंड B से कनेक्टेड है, C से और B से। इसी को आप यहां दिखा सकते हो ऐसे ऐसे। ये R4 है और इसमें करंट जा रही है आपकी I4। अब देखो, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, साफ दिख रहे हैं। ये आपका R1 है और यहां करंट दिखा रहा है ये I1। ये टोटल करंट हो गई ये I1, और ये टोटल वोल्टेज हो गया। इंटर रेजिस्टेंस गिवन नहीं है इसका, तो टोटल वोल्टेज कह सकते हो आप, इसे टोटल ईएमएफ कह सकते हो। ठीक है, अच्छा। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। तो लिख दो यहाँ R2 R3 एंड R4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1/R डैश, तो 1/R2। तो R2 है आपका कितना, R2 और R3 की वैल्यू 15 है, तो R2 की वैल्यू 15 और इसकी वैल्यू भी 15, और R4 की वैल्यू भी है आपकी 30 ओम है, तो ये 30। तो इसमें से 30 एलसीएम ले लिया, तो ये 2 प्लस ये 2 प्लस ये 1, तो ये 5 हो गया। 5/30 दैट मीन्स 1/6। ये 1/R डैश आया है, तो R डैश आ गया 6 ओम। इन सबका कॉम्बिनेशन करके आपका करंट आ गया, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। जैसे आप बनाओ, तो इसको मैं उठा देता हूं, इसका रोल देखो, इसकी जगह पे ये रहा,
इसको तो मैंने रीड्रॉ कर लिया ना, तो मैं इसमें बना देता हूं उसको, है ना। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके इसका 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 एक बन गया, ये वाला। भाई इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक बन गया। ये ए पॉइंट भी यही था, सी पॉइंट भी यही था, बी पॉइंट और डी पॉइंट ये था। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके अब ये एक रेजिस्टेंस बन गया आर डैश। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करें, अब यहां से I1 चल रहा है तो करंट अब डिवाइड नहीं हो रही, इसमें कितनी आ रही है I1, तो ये सीधी I1 देखो, I1 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 I1, ठीक है। अब ये और ये रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, करंट सेम है, देखो I1 चल रही है, डिवाइड नहीं हो रही, I1 और I1 I1, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं एंड नाउ R1 एंड R डैश आर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया आपका, क्योंकि फाइनल है लास्ट में। R1 कितना है भाई 4, और ये कितना है आपका 6, ये 4 और ये 6, तो दैट मीन 10 ओम। एक तो आंसर यही आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आपका 10 ओम, एक आंसर हो गया ये, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका, और करंट इन ईच रेजिस्टर पूछ रहा है, मतलब सभी में करंट पूछ रहा है। तो जब ध्यान से सुनना आप, अच्छी तरीके से, अच्छा कंसेप्ट है आपका, यहां तक आ गया पहले। अच्छा, अब एक बार बताओ कि ये दोनों अगर सीरीज में है और ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, आप इसे V कह सकते हो, V, क्योंकि E और V यहाँ पे इंटर रेजिस्टेंस नहीं है, तो E और V बराबर होंगे, तो आप इसे 10 वोल्ट कह रहा है, ये टोटल वोल्टेज हो गया, और ये दोनों सीरीज में है। चाहो तो इस डायग्राम को सीरीज का, बच्चों को देखो ऐसा समझ में ज्यादा जल्दी आता है कि देखो ऐसे होता है सीरीज में सर, ये ऐसे और ये ऐसे, तो देखो ये R1 है, ये R डैश है, और ये देखो सर यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ये बहुत जल्दी समझ में आ जाता है बच्चों को, ये भी तो ऐसा ही तो है ये भाई। ये 10 वोल्ट लिख लो, ये रहा 10 वोल्ट, ये रहा। यहां से करंट कितनी निकल रही है I1, तो ये करंट निकल रही है, टोटल करंट है, यहां से ऐसे ये करंट आपकी ऐसे आ रहा है कि नहीं, आया कि नहीं। या फिर एक काम करो, सीधा सीधा यार, सीधा सीधा आप क्या कर लीजिए, टोटल करंट निकाल लीजिए ना, ये मन दे दो, सीधे सीधे टोटल करंट निकालो ना। टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल वोल्टेज है हमारे पास, ये रहा E, कैलकुलेट करो इसे, E 10 वोल्ट, तो टोटल करंट निकाल लो। तो टोटल करंट कैसे निकालें, सब कुछ टोटल लिख के, टोटल करंट, टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस, है ना, तो लिख दो नाउ टोटल करंट I बराबर क्या होता है, टोटल EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस, ये तो फॉर्मूला होता है। तो टोटल करंट यहां लिख लेते हैं, कितनी करंट है I1, जो सेल से निकलती है उस करंट को टोटल करंट कहते हैं, तो ये टोटल करंट है I1, तो टोटल करंट तो I1 है। टोटल EMF इस सर्किट का कितना है, 10 वोल्ट ही है, तो 10 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल ही लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम, तो 10 ओम, तो करंट कितनी आ गई, 1 एम्पियर आ गई, आया करंट निकाल ली 1 एम्पियर। अच्छा, ये तो I1 निकला है सर, मैंने कहा हाँ I1 निकला है, तो A पॉइंट और B पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट कौन से, A एंड B, A एंड B, ये निकाल रहे हैं हम पहले। तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B किसके इक्वल होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो R डैश का एक एंड A से और दूसरा एंड B से कनेक्टेड है डायरेक्ट। इस R डैश का, इसका रेजिस्टेंस R डैश ही तो है ये, इस R डैश रेजिस्टेंस का एक एंड डायरेक्ट A से है और दूसरा एंड डायरेक्ट B से है, और इसमें करंट भी मालूम है I1 कितना है, कितना करंट है इसमें, कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें I1, तो इसी का ये इस R डैश का पोटेंशियल डिफरेंस भी तो होगा ये, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R डैश, भाई इस R डैश का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो A और B के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही तो होगा। ये पॉइंट जाने कितनी बार बताया है मैंने पीछे, कैपेसिटर से बता चला रहा हूं इस पॉइंट को, ठीक है। अच्छा, आगे बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R डैश दिख रहे हैं, तो सब कुछ R डैश का, R डैश का रेजिस्टेंस, R डैश के करंट, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर I इंटू R, तो R डैश का लिख रहे हैं तो R डैश ही रेजिस्टेंस होना चाहिए, R डैश में ही करंट फ्लो कर रही है कितनी, I1, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अक्रॉस R डैश। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया बिटवीन पॉइंट A एंड B, I1 R डैश, I1 की वैल्यू निकाल चुका हूं 1, और R डैश की वैल्यू निकाली हमने 6, ये रहा
तो 6, तो कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया भाई। ठीक है, तो इसके अक्रॉस 6 वोल्ट, इस रजिस्टर के अक्रॉस 10 वोल्ट में से इसके अक्रॉस 6 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस 4 वोल्ट आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये वाला फॉर्मूला बनता है ना, V बराबर V1 प्लस V2, इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2 आया। ठीक है, तो चलो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, करंट I1 तो हमने निकाल ही लिया, एक आंसर तो हमारा ये है ही है। करंट पूछ रहा है ईच रजिस्टर, I1 तो निकाल लिया, ये बात समझ में आई। 6 वोल्ट समझ में आया। सर ये क्यों निकाला पोटेंशियल डिफरेंस आपने, तो जरा समझो। ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें मालूम है, तो इस R2 का एक एंड ए से, दूसरा एंड बी से, R3 का भी एक एंड ए से, दूसरा एंड बी से, R4 का भी एक एंड ए से, दूसरा एंड बी से, तो इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस इस ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, R4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना 6 वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है और रेजिस्टेंस मालूम है, तो करंट निकल आएंगे फटाफट फटाफट। समझ में आया? ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो एक बार करके दिखा देता हूं। पहले इतनी बार समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं देखो एक क्वेश्चन में डाल देता हूं, लिखता हूं फिर अगली लाइन। तो देखो ना, इसके बाद आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R4, और किसके इक्वल होंगे सब? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के। ये सब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं, गैप बना के यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, तो देखो इस डायग्राम को हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। करंट आई की वैल्यू 1 एम्पियर, I1 एक आंसर तो ये हो गया, आंसर है ये। ठीक है, अच्छा अब देखो पोटेंशियल ये बराबर क्यों समझ में आ रहा है? अरे एक तो पॉइंट ये है कि तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं, और दूसरा पॉइंट ये भी है कि R2 का एक एंड ए से, दूसरा एंड बी से, R3 का भी एक एंड ए से, दूसरा एंड बी से, R4 का भी एक एंड ए से, दूसरा एंड बी से, तो इन सब का एक एंड ए से कनेक्टेड है और दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है, R2 R3 R4 का। इसीलिए इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के बराबर होगा। तो R2 का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, तो इसी का करंट, इसी का रेजिस्टेंस, तो I2 इंटू R2, तो R2 इसको लिख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस I2 और R2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, तो R3 का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V और IR होता है ना, और R3 का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो इसी में फ्लो करने वाली करंट, इसी का रेजिस्टेंस, तो I3 इंटू R3, और R4 का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो इसी का करंट और इसी का रेजिस्टेंस, तो I4 R4 और इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, जो कि हमने निकाला कितना 6 वोल्ट है, तो ये 6 वोल्ट। अब देखो हमें R2 और R3 की जो वैल्यू गिवन थी वो 15 ओम गिवन थी, इसकी वैल्यू 15 ओम, इसकी वैल्यू 15 ओम, और ये गिवन था 30 ओम। चेक कर लेते हैं, R2 R3 15 ओम था और R4 30 ओम था। ठीक है, यहां तक आया, सबकी वैल्यू देखो, एक बार इसको सॉल्व कर लो इसके साथ, तो I2 निकालना है, R2 की वैल्यू 15 इज इक्वल टू 6, तो I2 बराबर 6/15, तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 5 15, इतने एम्पियर। देखो I2 की वैल्यू निकले, एक करंट ये हो गया, 0.4 लिख सकते हो, 0.4 ओम, 4.4 एम्पियर सॉरी, है ना, एक करंट हो गई। इसको सॉल्व कर लो, एंड I3 इंटू R3 भी हमारा 15 ओम दे रखा है और ये 6 के बराबर, तो ये भी सेम टू सेम है, तो I3 की वैल्यू भी कितनी आई 6/15, दैट मीन्स 2/5, है ना, 3 से काटा था, 3 से 2 बार और 3 से 5 बार, इतने एम्पियर। तो देखो एक आंसर ये आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे, एंड I4 R4 इज इक्वल टू 6, तो I4 की वैल्यू तो निकालनी है, R4 की वैल्यू 30, ये 6, तो यहां से I4 6/30, 2 से काट सकते हो या 3 से भी काट सकते हो, 2/5 से 6 से कट गया सीधा सीधा, 1/5 एम्पियर, तो ये 0.2 एम्पियर आएगा।
ये 0.4 एम्पियर आ रहा था, ये भी 0.4 एम्पियर आ रहा था, और ये वाला 0.2 एम्पियर आ जाएगा। तो ये करंट आपकी I4 निकले आई। कुछ समझ में आया? ठीक है, इजी था, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन हमारा 17 हो गया, सॉरी 16 हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 18। 17 भी पूछा गया था। 17 मैंने जब किरचॉफ लॉ पढ़ाए हैं 6 और 7 में, उनमें से कराया है क्वेश्चन नंबर 17 मैंने। ठीक है, वहां पर जाके देखें उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ करा देता हूं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 इन द सर्किट। देखो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है R3 का, तो इसी का रेजिस्टेंस और इसी का करंट, लेकिन इसमें कितनी करंट है वो पता नहीं अभी। तो लेट कर लेते हैं कि मान लो इस सेल ने कितनी करंट निकाली I1 और इस वाले सेल ने करंट निकाली I2, है ना, I2। दोनों यहाँ पर मीट कर जाएंगे, इधर से I2 आ रही है, इधर से I1, दोनों मीट करके इधर चली जाएंगी I1 प्लस I2 ऐसे। और जितनी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है उतनी नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है। तो इधर तो I2 आएगी वापस ऐसे, और इधर आपकी I1 चली जाएगी। ठीक है, तो देखो सर्किट डायग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसमें देखो ये टफ क्यों है, क्योंकि यहाँ E1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू, R3 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, E2 की वैल्यू, इन सब की वैल्यू गिवन होती ना। तो एक बार किरचॉफ लॉ इसमें, एक बार नीचे वाले में, दो इक्वेशन बनती करंट की, फटाफट सॉल्व करके I1 I2 निकल आता। और I1 I2 निकल आता तो R3 का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो R3 का रेजिस्टेंस और R2 का करंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, I1 प्लस I2 इंटू R3, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। I1 I2 की वैल्यू पुट कर देते और I3 की वैल्यू पुट कर देते, आंसर आ जाता। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन ज्यादा है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ E1, E2, R1, R2, R3 इनकी वैल्यू ही गिवन नहीं है, और सीधा कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। तो चलो ठीक है, करते हैं, कैलकुलेशन है बस केवल, और कुछ नहीं। एक बार आप यहाँ पे पॉइंट डले हुए हैं, A B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ F, यहाँ G, कुछ भी डाल दो। A और B क्वेश्चन में पहले से डले थे, इसीलिए ऐसे डाल दिए। तो आप एक बार किरचॉफ लॉ लगा दो, क्लोज्ड लूप A B C D, है ना, इसमें सेकंड लॉ। तो मैं ऐसे घूम रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं A से, आसान धीरे धीरे करेंगे, कैलकुलेशन में गलती होगी पूरा क्वेश्चन खराब। VA करंट चल रही है, करंट की डायरेक्शन में माइनस आता है I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई R3। करंट की डायरेक्शन में माइनस आता है I1 इंटू रेजिस्टेंस। नेगेटिव से पॉजिटिव चलते हैं तो प्लस आता है सेल का EMF E1। करंट की डायरेक्शन से चेक नहीं करते, D वापस A पर स्टॉप कर दिया तो VA इसे कैंसिल हो गया। इसको इधर ले आए तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, और इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर ले भाई, इसको पहले इधर लाओ, जीरो से प्लस का हो जाएगा, इसको लाओ ये भी प्लस का हो जाएगा, फिर R3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो I1 R3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस I2 R3 प्लस I1 R1 इज इक्वल टू E1। क्या किया समझ में आया? ये वाला जीरो इसको इधर लाओगे, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लाओगे तो प्लस का, इस पूरे को इस साइड में लाओगे तो प्लस का, पहले ले आए इस साइड में लाके, फिर इस R3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो I1 R3, I2 R3, I1 R1 और E1। अब इसमें से I1 एक तरफ कर लो, देखो करंट निकालनी है हमें, तो करंट वाले वन साइड करो आप, इसमें से कॉमन क्या ले लो I1, तो I1 कॉमन ले लिया तो ये हो गया R3 प्लस R1, है ना, और प्लस I2 R3 इज इक्वल टू E1। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, समझ में आया? ऐसे ही एक और इक्वेशन बना लो I1 I2 के टर्म में, है ना, दो करंट इक्वेशन है ना, दो इसमें दो करंट अननोन है ना, तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो एक बार और क्लोज पाथ में घूम जाओ, क्लोज्ड लूप A F G B A, इसमें भी मैं ऐसे घूम गया हूं, A F G B A। ठीक है, तो यहीं लिख दें, देखें कैमरे में आएगा कि नहीं, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर लिखते हैं, उसको ऊपर लिखें या फिर यहीं इसको थोड़ा सा ऊपर सरका देते हैं। क्लोज्ड लूप A F G B A, है ना, और यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, किरचॉफ लॉ अप्लाई कर देते हैं। A से स्टार्ट करें तो VA,
और चलना स्टार्ट किया हमने ए एफ से, ऐसे चल रहा है तो ऐसे चल रहे हैं, प्लस से माइनस चलते हैं तो माइनस आता है, E2 लिख लें। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस आएगा, I2 R2, ठीक है। और यहां करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये भी प्लस आएगा, I1 प्लस I2 और R3, और A पे स्टॉप कर दिया तो VA से तो VA कट गया। E2 को इस साइड में ले आए तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट आ गया हमारा I2 R2, अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं वही है ना, I1 R3 I2 R3 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू E2, है ना। और देखो इसमें से और इसमें से I2 कॉमन है तो I2 कॉमन ले लेते हैं, है ना। पहले देखो हम I1 वाला रिजल्ट लिख लेते हैं इधर से, है ना। तो I1 R3 ये वाला लिख लिया, और इसमें से I2 कॉमन है तो I2 कॉमन लेके R2 प्लस R3 साफ लिखें R3, और ये E2, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके आपको I1 I2 निकालना है ना। तो अब जरा देखो, इसमें I1 के साथ R3 है ना। नहीं I1 इसमें नहीं, इस वाली ये इक्वेशन ये रही नीचे। इसमें I1 के साथ R3 प्लस R1 है, और इसमें I1 के साथ R3 है ना। अब I1 सेम करना है हमें, तभी तो कटेगा, I1 से I1 कटना चाहिए। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ R3 है तो इसमें तो R3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन यहां ले देते हैं 1 में, तो R3 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन R1 में 1 में R3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहां पे R3 है I1 के साथ। और इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करें कितने का, R3 प्लस R1 का, R3 प्लस R1 का, है ना, ऐसे 2 में। तो चलो कर देते हैं, पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कितने का, R3 का। तो इसे लिखेंगे I1 R3 प्लस R1 प्लस I2 R3 का स्क्वायर, R3 का मल्टीप्लाई करना पूरे में, इज इक्वल टू E1 और R3, ये इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 2 में कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, R3 प्लस R1 का, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिखते हैं I1 R3 प्लस R1, है ना, प्लस I2 R2 प्लस R3 और R3 प्लस R1 इज इक्वल टू E2 और R3 प्लस R1, ठीक है, ये 3 है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारी 4। अब ये दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करेंगे तो देखो ये सेम हो गया बिल्कुल, तो सब्ट्रैक्ट करने पर कटेगा, सब्ट्रैक्ट कर दें भाई पहले तो ऐसे, तो ये देखो ये तो कट गया। ये कटने के बाद देखो इसमें से इसे घटाना है, और इसमें से इसमें कॉमन क्या है, I2। तो पहले तो I2 कॉमन ले लिया मैंने, सब्ट्रैक्ट करना है ना इसमें से इसको, तो I2 कॉमन ले लिया। तो I2 कॉमन लेने के बाद बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूं, इधर तो R3 का स्क्वायर है माइनस इधर R2 प्लस R3 है और R3 प्लस R1 है, ऐसे मल्टीप्लाई में, ठीक है। इज इक्वल टू लगा लो, इसमें से इसे घटाना है, तो इधर तो E1 R3 है, R3 सही से लिखें, थोड़ी सी गलती पूरी मेहनत खराब, E1 R3, और इसको यहां लिख लें E2 R3 प्लस R1, है ना। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो साइन चेंज हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस से साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना लिखेंगे, E2 R3 साफ लिखो माइनस E2 R1, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, I2 निकालना है ना। तो
पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे I2 लिख लेते हैं, ये ऐसे की ऐसे R3 का स्क्वायर, R2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करो, ब्रैकेट लगा लो, पहले माइनस लगा हुआ, पहले ब्रैकेट लगाओ, R2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, ब्रैकेट नहीं खोल रहे अभी, ठीक है। R2 का R3 में, तो R2 R3, R2 का R1 में प्लस R2 R1, अब R3 का करो पूरे में, अब R3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस R3 का स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो R3, फिर इसका इसमें कर रहे हैं तो R3 R1, ब्रैकेट लगा लो, ये बड़ा ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट, ठीक है। इक्वल टू इसको ऐसे ऐसे लिख लो, तो E1 R3 माइनस E2 R3 माइनस E2 R1, ठीक है भाई, यहां तक आ गया। अब देखो इस ब्रैकेट को अगर माइनस साइन को खोलोगे तो ये माइनस साइन से साइन चेंज हो जाएंगे सारे, ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, और ये वाला भी माइनस का आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। टफ नहीं है, अरे इसमें इसकी वैल्यू गिवन नहीं है भाई, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, I1 I2 निकालना है यार हमें, कैलकुलेशन करके इक्वेशन सॉल्व करनी है ओनली, ये फिजिक्स थोड़ी है, मैथमेटिक्स आ गया, ठीक है। चलो ये कट गया, देखो अब देखो ये वैल्यू आ रही है हमारी और उधर ये वैल्यू आ रही है ना, लेकिन इसमें से देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो एक काम करते हैं, चलो पहले I2 इक्वल टू लिख लेते हैं, ये सब मल्टीप्लाइड में नीचे चला जाएगा भाई, I2 के साथ मल्टीप्लाइड में है ना ये, तो ये सब नीचे आ जाएगा, तो यहां लिख लेते हैं हम E1 R3 माइनस E2 R3 माइनस E2 R1 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ गया तो माइनस का आएगा R2 R3 माइनस R2 R1 माइनस R3 R1, ठीक है, यहां तक आया। अब देखो नीचे माइनस माइनस दिख रहा है, तो नीचे से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो। देखो अगर यहां से आप माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला तो माइनस का हो गया, ये वाला प्लस का हो गया, ये वाला प्लस का हो गया, ऐसे हो जाएगा रिजल्ट। यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये सब प्लस के हो जाएंगे, है ना, ऐसे। इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, तो ये तो कट गया। अब देखो ये दोनों तो प्लस की वैल्यू हैं और ये वाली माइनस की वैल्यू, तो इसको इधर लिख दो, यहाँ माइनस का कितना है E1 और R3, यहां से हटा दो, ये माइनस का है ना भाई, तो इस वाले को यहां से हटा के उधर लिख दिया, तो देखो ऐसे रिजल्ट, ये देखो ये रिजल्ट आ गया, I2 करंट निकले आइए, ये I2 निकली है। ऐसे ही अभी हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हमें क्या करना पड़ेगा, I1 निकालना पड़ेगा सिमिलरली, है ना, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो देखो मैं इस वाली कैलकुलेशन को यहां से हटा देता हूं, इक्वेशन I2 नहीं हटाएंगे, ये हटा देता हूं, ये समझ में आई ना, कहीं गलती से कोई चीज मिटल नहीं जाएगी, दोबारा से करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये हटा देते हैं सोच समझ के अच्छी तरीके से, इसे भी हटा देते हैं, ये इक्वेशन 2 थी हमारी, है ना, और ये इक्वेशन 1 थी, इसको हटा देते हैं, इक्वेशन 1 नहीं हटानी है, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। अभी हमने देखो किसको कैंसिल किया था, I1 को, अब हम चाहते हैं कि I2 कैंसिल हो जाए, तो I2 कैंसिल करना है, तो देखो इसमें I2 के साथ R3 है और इसमें I2 के साथ R2 प्लस R3 है। सेम वैल्यू बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R2 प्लस R3 का, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है R2 प्लस R3 का, और इसमें यहाँ I2 के साथ R3 है लेकिन इसमें I2 के साथ R3 नहीं है, तो इसमें हमें R3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोबारा से उल्टा कर रहे हैं, अब I2 को काटना चाहते हैं तो I2 की वैल्यू सेम बनाएंगे हम, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो I1 और ये है हमारा R3 प्लस R1, और इसमें मल्टीप्लाइड किया है हमने R2 प्लस R3 का, प्लस I2 R3 ऐसे की ऐसे ही है, और ये हमारा ब्रैकेट में R2 प्लस R3, ठीक है, साफ लिखो ये R3 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाइड हो गया, इक्वल टू लगा लो और E1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो R2 प्लस R3, ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 बना चुके थे हम, है ना, 5 बना लेते हैं, फर्स्ट सेकंड 3 4 सही, 5 बना ली।
अब इसमें R3 का मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो ये I1 R3 का स्क्वायर हो जाएगा, R3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो, प्लस I2 R2 प्लस R3 और R3 और साथ में मल्टीप्लाई किया इसमें तो इज इक्वल टू E2 R3। ये क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको फिर सब्ट्रैक्ट कर दो अगेन, तो इसमें से देखो ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दें। अब जरा देखो ये वाला फैक्टर सेम हो गया, देखो I2 है R3 है R3 है R2 प्लस R3 है R2 प्लस R3 है। अब ये वाला कट गया, ये देखो ऐसे कटा। अब इन दोनों को सॉल्व करके यहां से I1 निकाल लो, तो देखो इस वाली वैल्यू को लिखते हैं, पहले I1 कॉमन आ जाएगा इस पूरे फैक्टर में से और इसमें से, तो I1 कॉमन ले लिया मैंने, ऊपर तो आया R3 प्लस R1 ब्रैकेट में R2 प्लस R3 ब्रैकेट में माइनस R3 का स्क्वायर, ये वाला माइनस कर दिया, माइनस में ना इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसका, पहले इसका तरह मल्टीप्लाई, इसमें से ऐसे घटाना है तो पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर इसमें घटा दो, तो E1 R2 इसका से मल्टीप्लाई प्लस E1 R3 और ये घटाना है माइनस का E2 R3, E2 R3, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो देखो ये हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अब, है ना। हाँ सोच लें पहले, फर्स्ट इक्वेशन की जरूरत है, अभी हटा नहीं है। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे I1 R3 का मल्टीप्लाई पहले इसमें कर लो, दोनों में, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो R3 का मल्टीप्लाई R2 में, तो R3 R2, R3 का मल्टीप्लाई R3 में, तो R3 का स्क्वायर, R1 का मल्टीप्लाई करो R1 R2 प्लस R1 R3 साफ लिखो माइनस R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सेम टू सेम उतार दो, E1 R2 प्लस E1 R3 माइनस E2 R3। ठीक है भाई, थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। सर सॉल्व आप कर रहे हो, हम है नहीं है यहाँ पे, हम कैसे बताएंगे। ठीक कह रहे हो, सामने होते हैं तो अलग चीज होती है। क्लियर है भाई, देखते हैं आगे। ठीक है, हाँ कोई गलती नहीं है। अब क्या करते हैं, R3 का स्क्वायर से ये R3 का स्क्वायर कैंसिल कर दो और इसको नीचे ले आओ, तो I1 निकले आएगा। तो देखो I1 मैं यहाँ ले देता हूँ, है ना, इसके बाद तो I1 आया हमारा E1 R2 आया है प्लस E1 के साथ R3 आया है माइनस E2 के साथ R3 आया है, नीचे R3 R2 प्लस R1 R2 प्लस R1 R3। ये देखो ये आ गई हमारी I1 की वैल्यू, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें पूछा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। तो ये तो R3 का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो R3 का रेजिस्टेंस और R3 में फ्लो करने वाली करंट, तो I1 प्लस I2, बस हो गया खेल। तो हमें I1 I2 निकले आया। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये पूरा उठा लिया। ठीक है, अब हमें सीधा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, तो सब कुछ R3 का, R3 में फ्लो करने वाली करंट और R3 का रेजिस्टेंस। भाई पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है ना, तो R3 का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो R3 का रेजिस्टेंस R3 का करंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, करंट इनटू रेजिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो I1 प्लस I2 दोनों को ऐड करना है, तो यहां पे लिख देता हूं भाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ये इज इक्वल टू लगा देता हूं। बहुत है कैलकुलेशन ऐड करने के लिए, थोड़ा सा और इधर कर लेता हूं। पहले E1 लिखो, I1 लिखो, I1 ये रही, तो E1 R2 प्लस E1 R3, ये वाली वैल्यू लिख रहा हूं I1 की वैल्यू, मैं यहां I1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं भाई, माइनस E2 R3 ओवर R3 R2 प्लस R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस I2 की वैल्यू ये रही, E2 R3 प्लस E2 R1 माइनस E1 R3 डिवाइडेड बाई R2 R3 प्लस R2 R1 प्लस R3 R1
और ये सब के बाद ये तो I1 प्लस I2 की वैल्यू हुई मल्टीप्लाइड बाई R3, ये R3 बार, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो नीचे यहाँ ये वाली वैल्यू सेम है, R2 R3 मल्टीप्लाइड में R2 R3 आगे पीछे लिख सकते हो, ये नीचे वाला कॉमन एलसीएम सेम आ रहा है बिल्कुल, तो नीचे से एलसीएम ले लो, कोई सा भी लिख लो, R2 R3 R2 R1 R3 R1, ये तो सेम, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये इज इक्वल टू चल रहा है, ये अलग है, ठीक है भाई, तो ये लिख सकते हैं E1 R2 प्लस E1 R3 माइनस E2 R3 प्लस E2 R3 प्लस E2 R1 माइनस E1 R3, ब्रैकेट लगा लो, साफ लिखो, और यार बहुत, अभी जो आगे सॉल्व करना है बस, तो देखो ये E1 R3 यहाँ पे प्लस का है और E1 R3 यहाँ माइनस का है, ये कट गया, देखो आपका E2 R3 माइनस का, E2 R3 प्लस का, ये कट गया, बस सॉल्व करने पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 ब्रैकेट में, ऊपर मल्टीप्लाइड में R3 है और नीचे R2 R3 प्लस R2 R1 प्लस R3 R1, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। एक बात बताऊं मैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेकार था, रीजन क्योंकि इसमें वैल्यू गिवन नहीं थी, अगर वैल्यू गिवन होती ना E1 E2 R1 R2 R3 की, तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आती करंट की, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके I1 I2 निकल आता और पोटेंशियल डिफरेंस निकालते तो I1 I2 की वैल्यू R3 की वैल्यू पुट करके पोटेंशियल डिफरेंस फटाफट निकल आता, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इसीलिए क्वेश्चन मैंने सेंड नहीं किया था आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। देखो किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और इसमें क्यूब वाले जो क्वेश्चन रह गए हैं उसके लिए मैंने कहा कि अभी एक लेक्चर बना दूंगा अलग से, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन लिखा, अब स्टार्ट हो गया टाइप बी। टाइप बी का क्वेश्चन नंबर 24 पूछा था, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क पी एंड क्यू द रेशियो आर्म्स। तो आपको याद है रेशियो आर्म्स कैसे बोलते थे, जब मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था रेशियो आर्म्स कैसे बोलते हैं। तो आप फर्स्ट केस बना लो, इसमें दो केस हैं, केस फर्स्ट, ये इसको बोलते हैं हम रेशियो आर्म्स, ये वाली जो आर्म होती है इसको रेशियो आर्म्स बोलते हैं। ये होता है नॉन रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये वेरी करता है, वेरी कर सकते, वेरिएबल रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस, ये नॉन रेजिस्टेंस, ये रेशियो आर्म्स बोलते हैं इसको। अगर हम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें तो ये बी और ये डी व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो ये रेशियो आर्म के कह रहा है कि इन द व्हीटस्टोन ब्रिज पी एंड क्यू द रेशियो आर्म्स, तो पी और क्यू तो रेशियो आर्म्स में लगे हुए हैं, आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है ना, और आर दे रखा है हमारा फर्स्ट केस में 500 ओम और एस की वैल्यू में पता नहीं है, लेकिन बैलेंस्ड है, ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है ना। तो कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, स्टोन ब्रिज, तो इसमें करंट यहां से सेल लगाते थे हम, याद हो आपको, ऐसे यहां से करंट आई, इसमें मान लो I2 और इसमें I1, तो करंट इन दोनों में सेम रहेगी और इन दोनों में सेम रहेगी, है ना। तो ये रेशियो आर्म्स होता है। तो बैलेंस तो क्वेश्चन में कह ही रहा है बैलेंस्ड है, तो P और Q का रेशियो, P और Q, करंट इधर से इधर जा रही है तो इसका रेशियो और इसका रेशियो R ओवर S, तो P ओवर Q इज इक्वल टू R की वैल्यू रखी है 500 और S तो S दे रखा, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड केस में कह रहा है कि ऑन इंटरचेंजिंग P एंड Q द वैल्यू ऑफ R फॉर बैलेंस इज 505 पर। सेकंड केस में कह रहा है आपको कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसमें P और Q की वैल्यू को आप इंटरचेंज कर लो, यहां लगा लो Q, यहां लगा लो P, ऐसे Q और P की वैल्यू इंटरचेंज करी है, ठीक है, ये A, ये C, ये B, ये D, ये R। अब इस R डैश की वैल्यू उसने कर दी है 505 ओम, R की वैल्यू।
आर ही बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ आर बैलेंस इज 505। इसकी वैल्यू चेंज करते हैं वेरी, ये नॉन रेजिस्टेंस होता है, चेंज कर सकते हैं, इसी को चेंज करते हैं बस केवल। एस की वैल्यू तो ऐसी है हमारी, तो इतने पे फिर बैलेंस हो जाता है। फॉर बैलेंस के लिए 505 पर होता है, पर ये चेंज कर दिया यहाँ पे, ये क्यू और पी इंटरचेंज कर लिए। फिर दोबारा से बैलेंस है, यहां से करंट चलेगी और इसमें I2 इसमें I1, इस बीच में जो रेजिस्टेंस होगा गैल्वेनोमीटर, बनाना चाहो तो बना सकते हो, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। चलो बना देता हूं Ig0, ऐसे यहां पे बना देता है, तो बैलेंस मालूम पड़ेगा। ये गैल्वेनोमीटर, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो I2 चला गया, I1S चला गया, ठीक है। ऐसे ही I2 इधर चला जाएगा, सेम करंट, और इसमें I1, इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा, तभी तो बैलेंस बीट स्टोरेज होता है। तो इसमें फिर कंडीशन लगा दो अगेन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस बीट स्टोरेज फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। लेकिन अब Q ओवर P लिखेंगे, Q ओवर P इज इक्वल टू R ओवर S। तो R की वैल्यू 505 दे रखा है और S है ना, इक्वेशन नंबर 2। अब पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ S। एक तो S की वैल्यू पूछ रहा है और रेशियो पूछ रहा है P और Q का। तो क्या करें, फर्स्ट का और सेकंड का मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन का मल्टीप्लाई करें, सेकंड है तो P इंटू क्यू, P ओवर Q, Q इंटू P, मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड का, इज इक्वल टू इधर 500 बटे S है, इंटू इधर 505 बटे S है, ये S है नीचे, ठीक है। तो देखो Q से तो Q कट गया, P से P कट गया, इधर बनाया और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये S स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो ये S स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 500 इंटू 505। तो S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा इजी कैलकुलेशन है वहां पर भी। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बड़ा इजी है। यहाँ हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। तो S इज इक्वल टू आ गया, ऐसे लिख सकते हैं इसे 100 इंटू 5 इंटू 505, ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई। S का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 500 है ना, 500 को मैंने ऐसे लिख दिया है 100 इंटू 5। तो 100 का रूट तो हम जानते हैं 10 और मल्टीप्लाइड बाई 10, इसका रूट तो बाहर आ गया 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया देखो मल्टीप्लाई करके। अगर ये 2500 होता तो इसका रूट आता है हमारा 50, लेकिन 2500 से ज्यादा है तो इसका रूट ले लेना बेटा आप, तो रूट लेना आना चाहिए। तो ये 50.24 इसका रूट आएगा, तो इसका सब मल्टीप्लाई कर लो, तो S की वैल्यू आ जाएगी 502.4 ओम। तो S की वैल्यू निकल जाएगी। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, रेशियो पूछ रहा है P और Q का। तो P और Q का रेशियो पूछ रहा है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो इसकी वैल्यू S की। तो देखो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं यार, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां पर पुट कर दो P ओवर Q इज इक्वल टू 500 बटे S की वैल्यू कितनी है, ये 502.4। अभी जैसे किया था ना बिल्कुल वैसे ही कर लो इसको। सर कैसे कर रहे हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बटे 502.4 डिवाइडेड बाई 500, ऐसे लिख सकते हैं। देखो सोचो भाई 500 सबसे नीचे लिया, ऊपर भी तो जा सकता है ये। अब 500 को ऐसे कर दो 5 इंटू 100, पहले 100 का डिवाइड करो इसमें, तो 100 का डिवाइड करेंगे तो 5.024, 100 का डिवाइड कर दो तो 5, ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इधर, डिवाइडेड बाई 5। अब 5 का डिवाइड कर लो इसमें बस केवल, तो 5 का डिवाइड करना है आपको। देखो 5 यहाँ लिख लो और 5.024 यहाँ ऐसे, तो 5 का डिवाइड करें इसमें तो 1। इसके बाद पॉइंट लग रहा है तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये वाला 0 हमने नीचे उतारा, डिवाइड नहीं जा रहा तो 0 लगाना पड़ेगा, है ना। फिर 2 उतारा, अभी भी डिवाइड नहीं जा रहा, फिर 0 लगाना पड़ेगा। फिर 4 कॉपी किया, अब चला जाएगा कितनी बार, 4 बार, तो 20 हो गया, है ना। ऐसे ये P ओम यहाँ ले देता हूँ, तो ये 4, फिर 0 उतारना पड़ेगा, 8 बार चला जाएगा। तो ये वैल्यू इसका इसमें डिवाइड करने पर जो वैल्यू आ रही है, तो P ओवर Q का जो रेशियो आ रहा है 1, इसका इसमें डिवाइड करने पर ये आ रहा है 1.0048। 48 लिख दो, या 8 को राउंड ऑफ करके, नहीं 8 को राउंड ऑफ करके 5 लिख दो यहाँ, ऐसे। ये आंसर बता रहा है वो आपको, ये देखो ऐसे। समझ में आया, ठीक है। कैलकुलेशन सी थोड़ी सी
तो उसको मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करी है क्या कैलकुलेशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 24 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 27, इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स। तो देखो डायग्राम गिवन है, एक्स की वैल्यू अननोन है। इन द फॉलोइंग सर्किट फिगर दे रखा है हमें। इफ नो करंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इफ नो करंट फ्लो थ्रू द सेक्शन एओ, इस एओ सेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। तो देखो ये तो बैटरी लग रही है बी और सी पॉइंट के बिटवीन, तो बी और सी पॉइंट के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसका मतलब, है ना सर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो पूछा ही नहीं है, करंट कितनी ड्रॉ कर रही है बैटरी ये पूछ रहा है। चलो उसे छोड़ो, पहले अगर हम बी और सी के बिटवीन अगर आपका बैटरी लगी हुई है तो इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ निकालना है, बी और सी के बिटवीन। तो एक बात बताओ, ये एक लूप ये दिख रहा है और एक लूप ये दिख रहा है, ये दो लूप दिख रहे हैं। इन दो लूप के अंदर 5 रेजिस्टेंस नहीं है, 1 2 3 4 और 1 5, और ये रेजिस्टेंस दोनों लूपों में क्या है, कॉमन है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है ना। और ये भी कहा है कि इस एओ वाली ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है साहब। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो कॉमन रेजिस्टेंस होता है उसमें कोई करंट नहीं होता है, कोई करंट फ्लो नहीं करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बन रही है ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसे बना के। नहीं देखो, कॉमन रेजिस्टेंस जो आता है वो हम यहां बनाते हैं, इसको रीड्रॉ कर लेते हैं, यहां ए और यहां ओ, और बी और सी के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो बी और सी के क्रॉस बैटरी लगाया, तो बी और सी यहां। तो ये 2 ओम कहां पर कनेक्टेड है, ए और बी के बिटवीन। तो ए और बी के बिटवीन कनेक्ट कर दो भाई 2 ओम को, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए इसको। ये ए और सी के बिटवीन कनेक्टेड है एक्स, व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप ले आए भाई। बी ओ 3 ओम बी और ओ से, यहां जो कॉमन रेजिस्टेंस होता है वो यहां लिखते हैं हम, ठीक है। और जहां बैटरी कनेक्टेड होती है वो ये 2 पॉइंट यहां लिखते हैं। तो बैटरी कनेक्टेड है बी और सी के बिटवीन, देखो बी और सी से बैटरी कनेक्टेड है आपकी, ये रही, देखो ये रही। और इस बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है पर ये 6 वोल्ट, तो फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा रखा है ऐसे, ये C1 ऐसे देखो, ये लगा रखा 2.4, ये 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, और यहाँ रेजिस्टेंस लगा रखा 2.4 ओम। ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है सेल का, बोल रहा है साफ साफ, अलग से रेजिस्टेंस दे रखा है उसका। चलो बी और ओ के बिटवीन कौन सा है, देखो बी और ओ के बिटवीन ये रहा 3 ओम है, तो 3 ओम लिख दिया। ओ और सी के बिटवीन 6 ओम है, ये 6 ओम लिख दिया। और ए और ओ के बिटवीन 10 ओम है, ये देखो। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि इसमें कोई करंट नहीं है, एओ सेक्शन में कोई करंट नहीं, नो करंट फ्लो थ्रू द सेक्शन एओ। और देखो शेप बिल्कुल कैसी बन गई, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी। एक डायगोनल में बैटरी है और दूसरे डायगोनल में कॉमन रेजिस्टेंस है, और उसमें साफ साफ कह रहा है इसमें कोई करंट नहीं। तो कंडीशन तो है ना ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की, दैट मींस ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो 10 ओम में कोई करंट नहीं, तो ये यूजलेस हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिख लें, पहले से रीड्रॉ कर लो ऐसे। और क्वेश्चन में करंट है, इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द सेक्शन AO, therefore given network, given network या सर्किट नेटवर्क इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें करंट नहीं है इस वाले में, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसमें कंडीशन लगा दो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की, ये रेशियो आर्म्स हो गई, यहां से करंट चलेगी आई, यही पूछना हमसे। क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट फ्रॉम द बैटरी। तो ये करंट कितनी ड्रॉ कर रहा है, तो देखो बैटरी से जो करंट, ये तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये क्या हो गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये टोटल करंट हो गई। और यही पूछा है आपसे, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, टोटल करंट पता है, तो टोटल रेजिस्टेंस और निकाल ले। टोटल करंट बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये ईएमएफ कह सकते हो टोटल ईएमएफ इस सर्किट का, ईएमएफ इंटर रेजिस्टेंस है नहीं यहाँ पे।
तो टोटल करंट बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दैट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा अगर करंट निकालनी है तो, टोटल करंट निकालनी है तो। ठीक है, अब यहां से करंट चल रही है आई, इसमें चली गई I1 और इसमें I2, इसमें करंट जा नहीं रही तो ये साथ सीधी करंट इसमें जाएगी और इसमें जाएगी, है ना। तो इसका और इसका रेशियो तो 2 ओम ओवर, इसे P मानते हैं हम, इसे Q मानते हैं, इसको हम R मानते हैं और इसको S। तो P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो इक्वल होता है बैलेंस बीट स्टोरेज वाले केस में। सर आपको कैसे मालूम बैलेंस्ड है? AO में करंट 0 है, बोल तो रहा है, तो कंडीशन लगा दें। P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू X, R की वैल्यू 3 और S की वैल्यू 6। तो पहले X निकाल लें, तो सॉल्व कर लो इसको। A हो गया 3 से कट गया 1/2 और इसका से मल्टीप्लाई, तो X बराबर हो गया 4 ओम। लेकिन हमें X थोड़ी निकालना है, हमें तो करंट निकालना है सर, और करंट निकालने के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि टोटल करंट है, टोटल ईएमएफ है, तो टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, और रेजिस्टेंस चाहिए तो देखो ये रेजिस्टेंस तो यूजलेस हो गया ना, इसमें करंट नहीं जा रही, तो ये रेजिस्टेंस तो हटा दो आप यहां से। वीट-स्टोनेज के क्वेश्चन करे थे ना, मैंने कराए थे जो, तो उसमें ये रेजिस्टेंस हटा देते हैं, ये यूजलेस हो गया क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं कर रही थी। ये और ये किस कॉम्बिनेशन में, करंट सेम है, तो 2 ओम और X ओम दैट मीन्स 4 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का सीरीज कर लेते हैं। तो नाउ इसके बाद लिखते हैं 2 ओम एंड 4 ओम आर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज का कॉम्बिनेशन करने पर R डैश बन गया, 2 और 4 6 ओम हो गया भाई, 2 + 4 तो 6 ओम हो गया। तो इन दोनों में से कोई एक हटा देते हैं, तो देखो मैंने ये हटा दिया और इसकी वैल्यू चेंज हो गई, अब 6 ओम हो गई, R डैश कह सकते हो, ये 1 हो गया। ऐसे ऐसे ये और ये 3 ओम एंड 3 ओम एंड 6 ओम, ये 3 ओम है, ये 6 ओम, इसमें भी करंट सेम है, तो ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और सीरीज में है तो इसे R डबल डैश 3 + 6 9 हो गया, 3 + 6 9 ओम। इनमें से भी एक हटा दो, तो ये मैंने हटा दिया और इसकी वैल्यू चेंज होके R की वैल्यू R डबल डैश हो गई कितनी, 9 ओम, सॉरी 9 ओम। अब देखो यहां पर ये दोनों में करंट डिवाइड हो रही है, I1 I2, तो 6 ओम एंड 9 ओम आर पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं पहले, है ना, क्यों निकाल रहे हैं वो मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो आप यहां इसे मिटा देता हूं बेटा, क्वेश्चन को करंट निकालना है, दैट मींस बैटरी कितनी करंट निकाल रही है पूछ रहा ना, करंट ड्रॉन बाय द सर्किट फ्रॉम द बैटरी, और इंटर रेजिस्टेंस सेल का कैसा है, नेग्लिजिबल है। क्वेश्चन उठा देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन तो पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब क्या करें, ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी तो एक रेजिस्टेंस ये भी लगा हुआ है ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं है, ये टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, पैरेलल में है, तो 1/R ट्रिपल डैश का लेना है इसको। तो 1/R डैश 6 ओम प्लस 1/R डबल डैश कितना आया, 9 ओम। यहां से एलसीएम ले लो, कितना ले लें, 18 ले लेते हैं, तो 6 × 18 और 9 × 18, तो ये आ गया 5/18 ओम, दैट मीन्स R ट्रिपल डैश आ गया 18/5 ओम, ठीक है। अब इन दोनों का एक कर लो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक रेजिस्टेंस हो गया, देखो ये, तो इन दोनों में से कोई एक मिटाल दो, जैसे ये मिटाल दिया मैंने, है ना। अब ये वाली वैल्यू रह गई हमारी कितनी, R ट्रिपल डैश 18/5। अब जब सोचो ये करंट जा रही है, आई डिवाइड तो होगी नहीं, तो ये करंट आई रहेगी भाई, करंट डिवाइड कहाँ हो रही है, आई, ये भी आई और आई, तो करंट कैसी है इन दोनों रेजिस्टेंसों में, सेम। इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस में करंट कैसी है, सेम, और पाथ भी एक है, सिंगल पाथ डिवाइड नहीं हुआ करंट कहीं पे भी, दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस एंड ये रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो लिखे नाउ 18/5 ओम एंड 2.4 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस दिखाई देगा,
तो ये R इक्वलेंट आ गया भाई, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 18/5 प्लस 2.4। इसका इसमें डिवाइड कर लो 5 का 18 में पहले, है ना, तो 3 बार 15 हो गया, 3 बचा और पॉइंट लगा के 3.6, तो ये 3.6 है और ये 2.4 है, दोनों को ऐड कर लो 3.6 और 2.4, 5 और 1 6, तो ये 6 ओम रेजिस्टेंस आ गया भाई। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 6 ओम, समझ में आया यहां तक? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 6 ओम। अब क्या करें, अब इसकी तो जरूरत नहीं है भाई, तो इसे हटा देता हूं। ठीक है, इसे डायग्राम को हटा देता हूं, यहां कर देता हूं। देखो टोटल करंट इज इक्वल टू बैटरी से कितनी करंट निकल रही आई, तो यही करंट है टोटल, यही इसी को पूछ रहा है। तो करंट ना टोटल करंट, और यही करंट बैटरी से निकलने वाली करंट है। टोटल ईएमएफ तो 6 ओम। टोटल रेजिस्टेंस तो लिखना चाहो तो लिख दो फॉर्मूला, टोटल करंट टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस लिख देना। ठीक है, और ये लिख देता हूं यार, टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला आता है ना। तो टोटल करंट तो आई है, बैटरी से निकलने वाली करंट को टोटल करंट बोलते हैं। टोटल ईएमएफ 6 वोल्ट है, इंटर रेजिस्टेंस गिवन नहीं है वहां पे, इसका इंटर रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, और पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 6 है। तो करंट भी कितनी आ गई, 1 एम्पियर। 6 है, 6 कट गई, 1 एम्पियर आ गया। तो बैटरी ने कितनी करंट निकाली, 1 एम्पियर निकाली। समझ में आया क्वेश्चन ये? ठीक है, अच्छा इससे आगे क्वेश्चन हम कल के लेक्चर में लेंगे। ठीक है, टाइप बी व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज चल रहा है, इससे आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। थैंक यू।